प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे नेशनलिज्म के फीलिंग को आग मिल रहा है। क्या क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके कारण जो है नेशनलिज्म का जो फीलिंग है वो और अपने चरम पे जा रहा है, मीन्स और पिक पे जा रहा है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है लोगों के माइंड में नेशनलिज्म का आइडिया, नेशनलिज्म का फीलिंग। हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस तरह के सिचुएशंस थे और उस सिचुएशन से भारतीय जनता किस तरह प्रभावित हुई थी, ये हम लोग देखे थे प्रीवियस क्लास में। आज हम लोग देखेंगे, जैसे देखो क्या है हम लोगों का ये है, नहीं होता है, सोच है सोसाइटी का। ये एक सोच होता है कि कोई भी काम करने के लिए एक लोग उम्मीद में रहता है कि कोई एक आए ऐसा बंदा, कोई ऐसा शख्स जो क्या करे, हम लोगों के आगे आगे चले, हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ ठीक है, ज्यादातर ऐसा है हम लोगों का। कोई भी काम हम लोग बोलते हैं ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, कमी तो हर हमेशा हम लोग निकालते हैं, बट कोई भी फर्स्ट स्टेप नहीं लेना चाहता है। ऑलवेज द सोसाइटी wants what to follow any prominent person, prominent figure, prominent leadership। मतलब कहने का कि एक पर्टिकुलर पर्सन को, एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी को जो है क्या करना चाहता है, फेवर करना चाहता है कि आप आगे आगे चलिए, हम आपके सपोर्ट में रहेंगे। ठीक है, मतलब कोई आगे बढ़ेगा तो हम भी बोलेंगे, कोई बोलेगा तो हम बोलेंगे, अरे हम क्यों बोले जब वो नहीं बोल रहा है। तो ठीक है, अभी जैसे मतलब हर जगह बहुत सारा ऐसा समस्याएं हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हुआ। एक्चुअल में हुआ क्या हम लोग देख लेंगे। अब चूंकि स्टार्टिंग में ही जब मैं चैप्टर स्टार्ट किया था तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन आई जस्ट सेड दैट कि वी विल रीड द नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1920s एंड मैंने ये भी बताया था कि 1920 से स्टार्ट तो करेंगे मगर गांधी जी को लेकर आएंगे। पहले गांधी जी को लेकर आएंगे और गांधी जी स्टार्टिंग स्टेप क्या क्या उठा रहे हैं वो सारा भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, गांधी जी एक काफी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी बन गए थे भारतीय जनता के नजर में। उसके पीछे कारण क्या था? तो उसके पीछे कारण था कि गांधी जी साउथ अफ्रीका जैसे देश में, साउथ अफ्रीका में रेसिस्ट मूवमेंट चलाकर, मींस जैसे कहने का जो वहां पर रंग भेद था, मींस गोरा और काला लोग, दो तरह का वहां पर लोग थे। गोरा लोग जो थे वो काले लोगों पर काफी एट्रोसिटीज दिखा रहे थे, मींस अत्याचार काफी ज्यादा। देखोगे तो पता चलेगा कि बहुत सारे जो वीआईपी सुविधाएं थी वो काले लोगों के लिए नहीं थी, मींस गोरों लोगों के लिए, गोरों को जो है समाज से हटकर और एक थोड़ा ऊंचा लेवल में रखा गया था इन द सोसाइटी ऑफ साउथ अफ्रीका। ये चीज गांधी जी को अच्छा नहीं लगा, ये बात गांधी जी को अच्छा नहीं लगा और इस कारण से इन्होंने आवाज उठाया अगेंस्ट द अफ्रीकन गवर्नमेंट। साउथ अफ्रीका के सरकार के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट किया, मींस वही नॉन वायलेंस वाला कंसेप्ट पर क्या किए, वहां गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाएं और आवाज उठाकर काले लोगों को उनका अधिकार दिलाने में सफल रहे। देखो, तुम्हारी पूजा तब तक नहीं की जाती है जब तक तुम सक्सेस नहीं हो। तुम कितना भी बड़ा पर्सनालिटी क्यों ना हो, दैट डजंट मैटर। तुम बहुत ज्ञानी हो, बहुत जानकार हो, बहुत बड़ा विद्वान हो, बहुत जानते हो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, मतलब बहुत स्कॉलर हो तुम सारे सब्जेक्ट्स का, बट if you don't have achieved any
success, then you will not be counted as a scholar in your society. नहीं, तुम्हारा वैल्यू नहीं होगा समाज में जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। कितना भी पढ़ लो, कोई कुछ नहीं करो, वही करो जो आम जनता हम लोग कर रहे हैं, तो फिर उसी में काउंट किए जाओगे। वह उतना पढ़ गए कि यार नहीं पढ़ता होगा, टाइम पास करता होगा। तुम लोगों के सामने 24 घंटा में 20 घंटा पढ़ो, 20 आवर पढ़ो, और यदि सक्सेस नहीं होगे, किसी भी तरह का सफलता नहीं मिलेगा, तो लोग क्या बोलेंगे? बैठ जाता है केवल किताब कॉपी खोल के, पढ़ता नहीं होगा, पढ़ने वाला बच्चा है उसका। और वही तुम यदि सक्सेस कर गए, देखो वही आदमी जो बोलाता है पढ़ता नहीं होगा, किताब ओपन करके बैठ जाता होगा, टाइम पास करता, पापा का पैसा बर्बाद कर रहा था, वही लोग बोलेंगे पढ़ता था वो बच्चा, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझता था, जब देखते थे उसको पढ़ते रहता था, जब देखते थे पढ़ते रहता था। बेटा हो तो वैसा, लड़का हो तो वैसा, बेटी हो तो वैसी। इस तरह चेंज होता है। मीन्स if you will get success, you will be counted in your society, and that's why Gandhiji had been respected in Indian society and just counted as a prominent personality to get rid of the problems which the Indians were getting here. अब इंडियंस लोगों को नहीं एक लगा, उम्मीद का किरण जगा, अरे बाप रे यार बंदा तो गर्दा उड़ा के आया है, ये तो एकदम हम लोग के यहाँ भी, हम लोगों का भी हेल्प करेगा, इंडिया में भी हम लोगों का मीन्स हम लोगों का भी हेल्प करेगा, ठीक है, यहाँ भी धूल मिट्टी उड़ाएगा। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब जनवरी 1915 में गांधी जी आए इंडिया, साउथ अफ्रीका से सक्सेस गेन करके, when he came to India, when तो in January 1915 में जब गांधी जी कहाँ आए, तो गांधी जी जब इंडिया आए तो सबसे पहले इनको जो है इनविटेशन गया, कहाँ का? तो चंपारण से। कहां से इनविटेशन गया? चंपारण से। ये चंपारण कहां है? बिहार में। किसानों का शुभचिंतक, चंपारण के निवासी राजकुमार शुक्ला, he just invited Mahatma Gandhi to come in Champaran to help the peoples or the peasants or the indigo planters to get rid from the oppression of plantation system. Means कहने का कि जब गांधी जी 1915 में आए, राजकुमार शुक्ला नाम के व्यक्ति ने, जो किसानों का शुभ चिंतक थे, वे चंपारण के तरफ से, इंडिगो प्लांटर्स के तरफ से गांधी जी को इनवाइट किए कि सर यू आर वेलकम इन आवर डिस्ट्रिक्ट। अभी भाई पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण तुम लोग पढ़ते हो ना, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, हाँ, चंपारण डिस्ट्रिक्ट से, बिहार का ही है ये जिला, हाँ ध्यान रखना उधर। तो गांधी जी को इनवाइट किया इन्होंने कि आप आइए मेरे यहाँ जो है इंडिगो प्लांटर्स की स्थिति जो है काफी खराब है, एंड आई थिंक कि यू विल सपोर्ट अस, यू विल हेल्प अस टू गेट rid फ्रॉम दैट वन। आप, मुझे ये उम्मीद है, मुझे ये लग रहा है, और मैं ये काफी विश्वास से कह सकता हूँ कि आप यदि आएंगे मेरे यहाँ, तो हमारे यहाँ के इंडिगो प्लांटर्स का समस्या दूर हो सकता है, सो प्लीज कम। गांधी जी ने उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया और चंपारण गए। 1916 में चंपारण हो गए, ठीक है, 1916 में चंपारण गए और वहां के
मतलब समस्याओं को समझे और देन आफ्टर पीसफुली शांति से अगेंस्ट द प्लांटेशन सिस्टम आवाज उठाया और रिजल्ट ये हुआ कि वो सफलता भी गेन किए, सक्सेस भी गेन किए गांधी जी। मतलब कहने का कि जो इंडिगो प्लांटर्स को समस्याएं हो रही थी उस समस्या से निजात मिल गया। अब देखो ये जो कंसेप्ट, किस कंसेप्ट पे काम कर रहे थे गांधी जी? काम तो कर रहे थे बट किस कंसेप्ट पे? मतलब आंदोलन तो कर रहे थे बट किस कंसेप्ट पे? तो ही वाज वर्किंग ऑन द कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह। ऑन व्हाट? तो ऑन द कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह। द मीनिंग ऑफ द टर्म सत्याग्रह इज ट्रूथ। सत्य मीन्स व्हाट? ट्रूथ, एंड आग्रह मीन्स टू होल्ड फ्रॉम, मीन्स सत्य के लिए आग्रह करना कि सर मैं सही हूं, प्लीज मुझे माफ कर दिया जाए। सर मैं सही हूं, प्लीज मुझे ये जो है काम करने दिया जाए। दैट इज सत्याग्रह। मैं सही हूं, मुझे ये काम करने दिया जाए, ये सत्याग्रह हुआ। ये नहीं कि मैं सही हूं, मैं ये काम करके रहूंगा, मुझे ये काम करने दिया जाए। ये आग्रह यू आर जस्ट व्हाट? रिक्वेस्टिंग, रिक्वेस्ट करना ट्रूथ के लिए, दैट इज कॉल्ड सत्याग्रह। और इसी कंसेप्ट पर गांधी जी काम कर रहे थे। ठीक है, मीन्स इनका फिलॉसफी क्या था? तो इनका फिलॉसफी ये था, इनका मानना क्या था, ये क्या मानते थे? तो ये मानते थे कि इफ द कॉज इज ट्रू, यदि कारण सही है, स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, जो तुम स्ट्रगल कर रहे हो, जो तुम्हारा संघर्ष है वो अन्याय के खिलाफ है, देन फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन। यदि कारण सही है, तुम अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हो, तो ये जो बाहुबली बोलते हो तुम लोग, मतलब कहने का कि फिजिकल फोर्स का जरूरत नहीं है। You can get success without using the physical force। मतलब तुम जो है इसको शांति से भी गेन कर सकते हो, नॉन वायलेंस से भी गेन कर सकते हो। मतलब कहने का कि ऑपरेशन शुड बी persuaded to see the truth instead of being forced to accept the truth through the what? Use of non-violence। क्या होगा? सत्य के लिए तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, ट्रूथ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर ट्रूथ। जरूरी नहीं है कि तुम जो काम कर रहे हो उसके लिए लड़ाई झगड़ा और ताकत का जरूरत पड़े। नहीं, ध्यान उसका इधर करो ना। सर देखिए सर प्लीज, मैं गलत नहीं हूं सर, मेरे साथ ऐसा नहीं किया जाए सर, रिक्वेस्ट। ये गांधी जी का मानना था। और क्यों नहीं, हम लोगों का तो ये कंसेप्ट है कि बात चाहे कोई भी हो, बात चाहे कैसा भी हो, करना चाहे कुछ भी पड़े, बस सफलता मिलनी चाहिए, और जिसे सफलता मिलता है उसकी पूजा की जाती है। गांधी जी इस कंसेप्ट के साथ सफल हुए थे, इसलिए इनका कंसेप्ट जो है इतना वाइड स्प्रेड हुआ। यदि सफलता नहीं मिलता तो इनके कंसेप्ट को कोई वैल्यू नहीं देता है। ऐसा थोड़े है, महाभारत नहीं देखे हैं क्या? इतना बेचारा सब रिक्वेस्ट कर रही है पंचाली, और इतना सारा जो है ये कर रहा है सब, कहाँ दुर्योधन छोड़ रहा है उसको, ना छोड़ रहा है, बाकी सब फालतू का बात है। ये हम लोग तब बोलते हैं जब हम लोगों को गांधी जी का सक्सेस नहीं दिखता, बट दिख रहा है हम लोगों को, दिखेगा 1 by 1, मतलब 6 हैट्रिक मारते हैं, मतलब हैट्रिक मार दे रहे हैं। देखेंगे हम लोग कैसे हैट्रिक मार रहे हैं अपने सक्सेस में। सक्सेस का हैट्रिक ये मारेंगे गांधी जी। गांधी जी का हम लोग बात कर रहे थे कि ये बिहार में चंपारण में आए, किसके लिए? तो इन द सपोर्ट ऑफ चंपारण इंडिगो प्लांटर्स अगेंस्ट द व्हाट? ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम।
ठीक है। और वहां पर इन्होंने इंडिगो प्लांटर्स को क्या किया, सफलता दिलाने में रोल प्ले किया। मीन्स इन लोगों को उनके जो प्लांटर्स थे, प्लांटेशन सिस्टम थे, उस ऑपरेशन से, उस सप्रेशन से निजात दिलाने में हेल्प किए और सक्सेस हुए। ओके, चंपारण में सबसे सक्सेस गेन करने के बाद गांधी जी ने नेक्स्ट मूवमेंट सत्याग्रह पे आधारित, मीन्स with the concept of satyagraha he started another movement in Khera district of Gujarat. Against whom? तो against the what? Landowners, if we talk, जो मालिक थे जमीन के, मालिक जमींदार लोग, उनके अगेंस्ट इसमें क्या किया गया। तो 1917 में इन्होंने पीजेंट्स को सपोर्ट किया, क्योंकि क्या हुआ था, क्रॉप फेल हो गया था। अब देखो, जैसे कहने का मतलब किसान लोगों की समस्याएं काफी दुर्लभ होती हैं, काफी मतलब इफ यू विल थिंक ऑन द व्हाट कंडीशन ऑफ फार्मर्स, यू विल फील वेरी व्हाट सेम और गिल्टी ऑन योरसेल्फ की और कितना दुखद स्थिति होता है किसान का उस समय। अभी तो एक एक किसान जो है करोड़पति है, अरबपति है, ठीक है। वहां का स्थिति अभी भी हम लोग देखते हैं, किसान सब जो है क्रॉप फेलियर के कारण आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। कभी सोचे तुम लोग कि आत्महत्या करता क्यों है किसान? क्रॉप फेलियर के कारण सुसाइड क्यों? व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो एक्चुअल में होता क्या है ना कि किसान लोग कर्ज वगैरह लेकर बीज लगाया, प्लोइंग किया, लेवलिंग किया, हार्वेस्टिंग किया, ये सब तो तुम लोग जानते हो कि प्लोइंग, लेवलिंग, सोइंग ये सब होता है, इरिगेशन, ये सब क्लास 8 में फर्स्ट चैप्टर साइंस में पढ़े हुए, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, है कि नहीं? तो ये सारा काम करने में खर्च तो लगता है, इरिगेशन करने में, प्लाइंग करने में, अब लोन ले, बीज लगाने में, सोइंग करने में, लोन लेकर तुम बीज लगाए और प्रोड्यूस अच्छा नहीं हुआ या फिर हुआ ही नहीं, उस केस में तुम बेचोगे क्या? मिट्टी नहीं। और जब तुम्हारे पास बेचने के लिए कुछ आया नहीं, तो फिर जो लोन तुमने लिया था वो लोन तुम चुकाओगे कैसे? चुका पाओगे? नहीं चुका पाओगे। अब चलो फिर भी एक बात रहे कि लोन पे इंटरेस्ट कम हो, तो आदमी इस बार के क्रॉप फेलियर में नहीं, अगला बार में यदि क्रॉप प्रोड्यूस होगा तो चुका देंगे। चलो उस बार भी यदि स्थिति खराब हो गया तो इतना भी लोन का बर्डन ना है कि चुका ना पाए। यदि लोन का बर्डन बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा लोन का बर्डन हो जाए, लोन का बर्डन हो जाए, साथ साथ उसका सबसे ज्यादा ये हो कि इंटरेस्ट का बर्डन हो जाए, उसका लोन का जो सूद लिया जाता है ना, ब्याज, उसका बर्डन ज्यादा हो जाए। अब उस केस में क्या करेगा आदमी? ये या तो ये बोलेगा सर प्लीज कुछ दिन रुक जाइए, अगला क्रॉप प्रोडक्शन हो में हम जो आपका कर चुका देंगे, या फिर दूसरा ये सर एक काम कीजिए, आप थोड़ा इंटरेस्ट कम कर दीजिए या इंटरेस्ट माफ कर दीजिए। मैं अब उस केस में तुम बोलोगे मारेंगे ना, चल जिस तरह, जिस कंसेप्ट पर, जिस बात को मानकर मैंने तुम्हें पैसा दिया था वही सारा चीज फॉलो करूंगा, इंटरेस्ट जो था वही लूंगा, और नहीं तो फिर समझ जाओ। अब उस केस में बेचारा लोग तो असहाय हो गया, तो क्या नहीं करेगा? मरता क्या नहीं करेगा? सुसाइड करेगा या फिर मारेगा उसी को। तो ये सारी समस्याएं थी पीजेंट्स लोगों के साथ। गांधी जी पहुंचे 1917 में, और वहां के जो लैंड ओनर्स लोग थे उन लोगों को किसी तरह कन्विंस कर लिया रेवेन्यू रिस्टोरेशन में। वहां के
मौजूदा जो सिस्टम था, वहां का जो सिस्टम था, उस सिस्टम से इन्होंने पीजेंट्स को छुटकारा दिलाने में मदद किया। इट मींस ही अचीव्ड सक्सेस इन खेरा आल्सो। आफ्टर गेटिंग दिस सक्सेस he become very proudful and he just thought that I will get success in each and every movement. Result of this was what? Result of this was Ahmedabad Satyagrah. Means Satyagrah in Ahmedabad. He had gone to Ahmedabad, the district of Gujarat, in 1918 and supported the cotton mill workers। कॉटन मिल वर्कर्स को सपोर्ट किए। किसके अगेंस्ट? तो अगेंस्ट कॉटन मिल ऑनर्स। कॉटन मिल ऑनर्स लोग जो है क्या पेमेंट कम दे रहा था लोग, प्लस जो है क्या बोलते हैं, और भी डिफरेंट तरह की समस्याएं थी। ठीक है, तो ये सारे समस्याओं को दूर कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गांधी जी ने। He got success in चंपारण, he got success in खेरा, he got success in अहमदाबाद। After getting 3 back-to-back success in 1916, 1917 and 1918, छाती चौड़ा हो गया बंदे का कि अब क्या, मैं तो जो बॉल मार रहा हूं 6 ही जा रहा है, हर गेंद पर बाउंड्री के उस पार। अब जो है इनके मन में ये आ गया क्या, अब तो हम नेशन वाइड मूवमेंट कर सकते हैं, अब तो हम लोगों को पूरा नेशन वाइड एकजुट कर सकते हैं और अगेंस्ट ब्रिटिश रूल आवाज उठा सकते हैं। इनके मन में ये कॉन्फिडेंस आया, और कॉन्फिडेंस कब आता है? यू बेटर नो, इफ यू विल गेट सक्सेस यू विल गेट कॉन्फिडेंस आल्सो, बट इफ यू विल नॉट गेट सक्सेस यू विल लूज योर कॉन्फिडेंस। ये तो नियम है सृष्टि का। जितना ज्यादा सफलता मिलता है उतना ज्यादा जो है मनोबल बढ़ता है। इस बार तो और इसका रिजल्ट हुआ कि गांधी जी लग भिड़ गए किस चीज में? तो नेशन वाइड मूवमेंट करने के चक्कर में। मतलब कहने का, पूरे इंडियंस को यूनाइट करने में लग गए। किस लिए? तो टू अपोज द ब्रिटिश रूल। 1857 से पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था। आफ्टर 1857 आप लोग जान रहे हो कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया था यहाँ का शासन। हाँ, अत्याचार तो स्टार्टिंग से ही हो रहा था। Atrocities we are just looking from the beginning of 18th century। 18वीं शताब्दी से ही, 17वीं शताब्दी से ही हम लोग जो है समस्याओं का अंबार झेल रहे हैं। 19वीं शताब्दी में पिक पड़ गया था, जिसके कारण 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। और 1857 का रिवॉल्ट भूलने वाला बात तो नहीं है, कितने सारे हमारे वीर मरे थे उसमें। अब हुआ क्या कि जैसे मान लो कि तुम कोई काम कर रहे हो और यदि सत्ताधारी पक्ष को, मीन्स रूलिंग पार्टी को, गवर्नमेंट को ये थोड़ा शक हो जाए कि भाई इसके काम से मुझे समस्या हो सकती है, तो उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ नियम कानून आएगा। वैसा ही हुआ इंडिया में।
इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट 1857 की क्रांति को देखते हुए हम लोग पढ़े थे कि आईएएस का जो है फाउंडेशन हुआ था। अब सरकार और जनता के बीच जो है समन्वय रखने वाला मींस कम्युनिकेशन करने के लिए एक मीडिएटर आ गया प्रशासक के रूप में, है कि नहीं। शासक और जनता के बीच जो मीडिएटर होता है उसको प्रशासक बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब आईएएस आईपीएस डीएम डीएमएस डीएम। ओके, तो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश रूल को, ब्रिटिश क्राउन को ये लगा कि नहीं, लोग जो है पॉलिटिकली यूनाइट होने का कोशिश कर रहे हैं, एंड इफ वी विल नॉट डू एनीथिंग दे विल बी यूनाइटेड। था क्या कि इंडिया में एक ऐसा नियम कानून था, जैसे कोर्ट का ही बात करते हैं लोग, जैसे मान लो कि आपस में झगड़ा करते हैं हम लोग, तो दोनों के लिए कोर्ट में जाते हैं हम लोग। झगड़ा हुआ, कोर्ट में गए, कोर्ट में जाकर जो है मामला सलटता है, कौन गलत है कौन सही है। यदि जज पक्षपात कर दे जज, तो फिर बताओ तुम क्या करोगे, तुमको कैसा फील होगा? यू विल फील दैट यू गेट इनजस्टिस, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, ऐसा सोचोगे। ऐसा ही कुछ यहां पर हुआ था। पहले ऐसा नियम था कि ब्रिटिश जनता हो या फिर इंडियन, कोई भी आपस में लड़ेंगे या किसी भी तरह का उनके बीच विवाद होगा, कोर्ट में जाएगा, मसला जो है बराबर का ये दिया जाएगा, ठीक है। मगर अंग्रेजों के मतलब गोरों के प्रभाव में आकर या दबाव में आकर, जो भी बोल सकते हैं, ऐसा नियम बना दिया गया कि जो जज होगा वो ब्रिटिश जज होगा, मीन्स गोरा। कंडीशन क्या कर दिया गया कि भाई गोरा और मतलब अंग्रेजों और भारतीयों के बीच किसी भी तरह का विवाद आएगा तो उसमें वो क्या कर देता था, एक तरफा न्याय दे देता था, मतलब अंग्रेजों के पक्ष में। बात वही हो गया भाई, इससे अच्छा कोर्ट में ले ही नहीं जाओ, ऐसे ही दे दो सजा। इस बात से नाराज होकर भारतीयों ने, ये होता है कि आपस में डिस्कशन करना कि नहीं ये गलत है, ये ऐसे है, वो ऐसे है, यहां ये करेंगे वहां ये करेंगे, आवाज उठाने का कोशिश किया इन लोगों ने। आवाज उठाने का कोशिश किया इन लोगों ने, अपोज करने का कोशिश किया इन लोगों ने। तो गवर्नमेंट को लगा कि भाई ये तो तब हो रहा है जब इनको आजादी मिली हुई है, एक काम करते हैं, हम नियम बना देते हैं कि बाबू अब किसी भी तरह का पॉलिटिकल गतिविधि दिख जाएगा आप लोगों के साथ, अब कभी शक भी हो जाएगा कि आप किसी भी तरह का राजनीतिक विचारधारा पे विचार कर रहे हैं, तो then you will be arrested at that time and you will be imprisoned for 2 years without trial। अरेस्ट तो कर ही लिया जाएगा, 2 साल तक जेल में रखा जाएगा, कोई ट्रायल वगैरह नहीं। ट्रायल मतलब भाई पक्ष रखना कि हम गलत हैं हम सही है, कि कोर्ट में होता है बहस, मतलब अपने को सही साबित करने का मौका नहीं दिया जाएगा। पहले 2 साल जेल में रहिए, फिर आप साबित कीजिएगा कि आप सही थे या गलत। सोचो यदि आज के हमारे आजाद भारत में ऐसा किया जाए तो कैसा फील होगा, कैसा फील होगा? खून खौल जाएगा।
जान से मार देने का मन करेगा तुम्हारा। कौन एड़ाओ, नहीं मानेंगे हम तुम्हारा बात। शासन के विरुद्ध, रूलर के विरुद्ध, गवर्नमेंट के विरुद्ध आवाज उठाना स्टार्ट कर दोगे यहां भी। मगर आवाज कैसे उठेगा देखो। एक्चुअल में किया क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट, रॉयलेट एक्ट पास किया। कौन सा एक्ट पास कर दिया, रॉयलेट एक्ट पास कर दिया, ठीक है। अब ये रॉयलेट एक्ट में था क्या, तो रॉयलेट एक्ट में यही था कि यू विल बी प्रिजन्ड फॉर 2 ईयर विदाउट ट्रायल, बिना किसी ट्रायल का जेल में आपको रख दिया जाएगा। कितना साल तक, 2 साल तक, ठीक है। अब ये रॉयलेट एक्ट जो 1919 में पास किया गया था, लाया गया था, ये गांधी जी को कुछ हजम नहीं हुआ। गांधी जी को हजम नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ। उन्होंने ये सोचा कि नो 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 नो, दिस इज अ क्लियर कट इनजस्टिस। ये क्या है, साफ सुथरा, एकदम बिल्कुल ही क्या है, अन्याय है। गांधी जी ने इसे भारतीयों पर हो रहे अन्याय के रूप में देखा और तब इस इनजस्ट लॉ के अगेंस्ट आंदोलन करने के लिए इन्होंने क्या रखा, डेट फिक्स किया कि नहीं, हम लोग आवाज उठाएंगे इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट, बट शांतिपूर्वक, ठीक है। डेट फिक्स किया गया 6 अप्रैल 1919, मींस 6 अप्रैल 1919 का डेट फिक्स किया गया। किस लिए, तो फॉर द अपोजिशन ऑफ दिस इनजस्ट लॉ, मतलब कि अपोज करेंगे कैसे, तो बाई हड़ताल, बाई हड़ताल और बाई रॉयलेट सत्याग्रह, मींस सत्य के लिए आग्रह करेंगे हम लोग कि मिलॉर्ड, हुजूर, जहांपना, ये जो है गलत है, प्लीज ऐसा मत कीजिए, ठीक है। गांधी जी ऐसा काम करने के लिए सोचे, बट एक्चुअल में है होता क्या है ना कि हमारे सोसाइटी में एक तरह के सोच का लोग है नहीं, बढ़िया से समझेंगे नहीं कोई बात, और आनंद फानंद में जल्दी से कोई काम शुरू हो गया तो क्या होता है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, और वही गड़बड़ यहाँ पर होगा क्या देखना। When the non-violent strikes and protests started, शांतिपूर्वक स्ट्राइक किया जाने लगा, प्रोटेस्ट किया जाने लगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश शासन ने एक बहुत ही घटिया और शर्मिंदगी भरी स्टेप उठाई, निर्दयतापूर्ण स्टेप उठाया ब्रिटिश गवर्नमेंट। किया क्या, तो एक शांति पूर्वक हो रहे प्रोटेस्ट पे फायरिंग कर दिया। अब एक बात बताओ, मैं चुपचाप शांति से बैठकर भूख हड़ताल कर रहा हूं, अनशन पे बैठा हूं, आई एम नॉट स्पीकिंग इन वन अ सिंगल वर्ड, आई एम नॉट disturbing the, trying to disturb the law and order, then why you will punish me? It's our right कि हम लोग शांति से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, शांति से अपने अधिकार को अपने पक्ष में रख सकते हैं कि हमारा ये अधिकार है। मगर हुआ क्या, फायरिंग कर दिया गया इस पीसफुल प्रोटेस्ट पे अमृतसर में, मींस that peaceful procession was being fired on by the Britishers, which led to widespread attacks on banks, post office, railway
स्टेशन। अब एक बात बताओ, जब शांत हैं हम तो तुम गोली मारोगे, तो चलो भाई हल्ला करते हैं, गोली मारना, हम भी मारेंगे तुमको, तुम भी मारना। रिजल्ट ये हुआ कि पोस्ट ऑफिस को लूट लिया गया, रेलवे स्टेशन पर जो है लूटपाट हुआ, मतलब आक्रमण हुआ, ऑफिसर्स ब्रिटिश ऑफिसर लोग दनादन पूछो मारो, एकदम कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ फोड़ दिया सब ये सारा कुछ। और ये सब जो हुआ ये गांधी जी के विपरीत था, वो वायलेंट के खिलाफ थे। और इस कारण से हम लोग देखेंगे कि गांधी जी जो है इसको कहीं ना कहीं इसमें अपने आप को हारा हुआ मानते हैं, इसको वापस लेते हैं, फिर से एक बढ़िया ढंग से सजाकर एक प्लानिंग वे में नया आंदोलन स्टार्ट करेंगे, को नन कोऑपरेशन को खिलाफत के साथ मिलाकर और तब आंदोलन करेंगे, ये सारा कुछ करेंगे। मगर इसके पहले इस रॉयलेट एक्ट के कारण एक लॉ पास हुआ, मार्शल लॉ, और उस लॉ के कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ, जो अभी हम लोग तुरंत डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, रॉयलेट एक्ट के कारण जो हिंसा हुआ, वो हिंसा जो है गवर्नमेंट को एक और रास्ता दे दिया, और वो रास्ता क्या था, तो that results in the imposition of martial law for the Indians। रॉयलेट एक्ट जो पास हुआ था 1919 में, उस रॉयलेट एक्ट के कारण जो आंदोलन हो रहे थे, जो हड़ताल हुए, उस पर फायरिंग किया गया, उसके कारण प्रोटेस्ट जो है, जो क्राउड जो है वो भड़क गया, नन वायलेंट से वायलेंट हो गया, और इसके वायलेंट होने के कारण सरकार फिर एक लॉ ला दिया, जिस लॉ को हम लोग मार्शल लॉ के नाम से जानते हैं। मार्शल लॉ एक्चुअल में था क्या, तो अभी का जो तुम लोग कर्फ्यू देख रहे हो ना, वही मार्शल लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म है, मॉडर्न फॉर्म है कर्फ्यू। 2 या 2 से अधिक मेंबर्स यदि घर से बाहर दिख जाते थे तो उन्हें सीधा गोली मार देने का पावर दे दिया गया पुलिस को, फोर्स को। If you watch any 2 or more people together on any streets or on the roads or at anywhere out of the home, you will shot him to death। और इसका रिजल्ट जो हुआ वो बहुत दर्दनाक हुआ, इतना भयावह हुआ, इतना दर्द भरा हुआ कि इस दर्द को हम आज भी याद करते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं। आज भी आंख से आंसू निकल जाता है यदि उस खूनी दिन को, उस खूनी 13 अप्रैल को याद करते हैं हम लोग। तो हुआ क्या था, तो अगेंस्ट द रॉयलेट एक्ट, अगेंस्ट द मार्शल लॉ, प्रोटेस्ट करने के लिए, अपोज करने के लिए एक मीटिंग बुलाया गया था जालियांवाला बाग में। ये जालियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में उपस्थित है। तो देखो, थोड़ा ज्यादा दर्दनाक, थोड़ा ज्यादा
दुख देने वाला इसलिए हो जाता है ये जालियांवाला बाग इंसिडेंट, क्योंकि इसमें केवल वे ही लोग नहीं मरे थे जो मौजूदा सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए वहां मीटिंग करने आए थे। यहां मरे वो भी थे जो मेला घूमने आए थे। बैसाख का फेयर हमेशा जालियांवाला बाग में लगता था। वो बैसाख में मेला लगता है पंजाब में। हर साल की भांति इस साल भी वो फेयर का इंतजाम किया गया था। बहुत सारे लोग, मेला है तो हर कोई आता है। अब जैसे हमारे यहाँ सोनपुर मेला देखो, सोनपुर मेला में मान लो कि कोई, चलो ठीक है, आई एम नॉट रिजेक्टिंग दैट कि हाँ वहां प्रोटेस्ट करने के लिए लोग मीटिंग करने आए थे, आई एम नॉट रिजेक्टिंग दैट, मगर सोचो कि सोनपुर मेला में कोई एक सर्टेन पार्टी मीटिंग करने के लिए आ रहा है किसी भी तरह का, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए। उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो मेला घूमने गया हूं, फिर मुझे क्यों मारा गया? मेरे परिजनों को क्यों मारा गया? उन लोगों को क्यों मारा गया जो बेकसूर थे, जो केवल और केवल वहां पर घूमने आए थे? उन्हें यहां तक पता नहीं था कि why they have been killed, why they were just facing that type of situation. They even don't know कि there is the what there is the arrangement of a meeting which is for the what for the opposition of British government. वे लोग भी मारे गए थे और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं जालियांवाला बाग इंसिडेंट, नहीं जालियांवाला बाग मैसेकर, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जनरल डायर के हाथ में कमांड आ गया था। पुलिस प्रशासन का कमांड किसके अंडर में आ गया था? जनरल डायर के हाथ में। ये जनरल डायर किया क्या? तो जो जालियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, उस जालियांवाला बाग का जितना भी एग्जिट था वो क्या कर दिया? क्लोज करा दिया। एग्जिट को क्लोज कराकर और फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। Many of the people were killed. Crowd were killed brutally. उस समय इस मौत के तांडव को तुम इस बात से समझ सकते हो कि लोग गोली से बचने के लिए लाख हजारों लोग वहां जालियांवाला बाग में मौजूद कुआं में कूद गए। सोचो ऐसा सिचुएशन यदि तुम्हारे साथ क्रिएट कर दिया जाए कि तुम अपने आप को बचाने के लिए कुआं में कूद जाओ, सोचो वो सिचुएशन कितना दर्दनाक होगा, कितना भयावह होगा कि तुम गोली खाने से ज्यादा उचित कुआं में कूदना समझे, जबकि हर कोई जानता है कि इफ यू विल जंप इन अ वेल यू विल नॉट बी सेफ। सुरक्षित तो नहीं रहोगे, ये तुम्हें पता है। गोली खाने से बचने के लिए तुमने कुआं में जंप लगाया। कुआं में चलो तैरने आता है, कुछ पल तक तैरोगे, कितना दिन तक तैर सकते हो, कितना देर तक तैर सकते हो, जब तक कोई तुम्हें बाहर नहीं निकालने आए। सोचो ना कितना दर्दनाक बात है कि तुम खुद को बचाने के लिए कुआं में कूद जा रहे हो।
इतना दर्दनाक कांड। और इसीलिए जनरल डायर को जो है हमारे भारतीय वीर मार दिए थे, वो अलग बात है, मगर बहुत ही दुख भरा इंसिडेंट हुआ था। अब देखो, तुम्हें अभी ये सुनकर इतना गुस्सा आ रहा है, अभी सुनकर इतना गुस्सा आ रहा है कि पास्ट में हुआ था, सुनकर अभी तुम्हारे बॉडी का रोम रोम खड़ा हो जा रहा है कि पास्ट में हुआ था, सुनकर तुम्हारा खून उबल जा रहा है कि पास्ट में हुआ था। सोचो, यदि अभी पैरेलल टू अस अभी ऐसा कांड कहीं पर होगा तो क्या करोगे तुम? कैसा फील होगा तुमको? उतर जाओगे ना रोड पर मरने मारने के लिए? एक मामूली, मतलब केवल निर्भया हत्याकांड होता है, कोई भी किसी तरह का कांड आ जाता है तो उसके लिए हम भारतीय पूरी तरह एक होकर आवाज उठाने लगते हैं, रोड पर आ जाते हैं। और इतना बड़ा कांड होता तो सोच लो क्या करते। हुआ, किया लोग, उस टाइम भी हुआ, किया गया भारतीयों के द्वारा। जो क्राउड था, अपन हर इसमें मरने वाले लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी का रिलेटिव परिजन तो थे ही ना। लोगों में गुस्सा भड़का हुआ था, ये लोग जो है तोड़ फोड़ ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारना पीटना शुरू कर दिया। क्राउड जो है पूरा गुस्सा में आ गया, वायलेंट हो गया। अब इस वायलेंट को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट एक नया स्टेप उठाया, और वो नया स्टेप ऐसा उठाया कि ये सोचकर उठाया कि नेक्स्ट टाइम से फिर ऐसा करने का हिम्मत ना आए भारतीयों में। और किया क्या इसने? घृणा करने वाला काम, ऐसा काम किया कि अभी अंग्रेजों पर थूकने का भी मन नहीं करेगा तुम्हें। They forced the people to rub their nose on roads. रोड पर नाक रगड़ने के लिए बोल दिया जाए, घिसने के लिए बोल दिया जाए। सोचो कैसा दर्दनाक सिचुएशन होगा। रेंगने के लिए बोल दिया जाए, घुटना के बल पर चलने के लिए बोल दिया जाए गली में, रोड पे, मोहल्ले में, और नहीं चलो तो चाबुक से पीटा जाए। कैसा दर्दनाक सिचुएशन होगा। कोई ब्रिटिश ऑफिसर्स, मतलब साहब लोग बैठे हुए हैं तो उनको सलाम करते हुए जाना है, ऐसे गए तो फिर पनिशमेंट दिया जाएगा। सोचो कैसा सिचुएशन। और इस तरह का दंड देकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में सुलग रहे आग को पूरी तरह बुझाने का कोशिश किया। और कहीं ना कहीं ये आग बुझा भी, बट देखेंगे कि गांधी जी चुप नहीं रहे, फिर ये कन्वर्ट हुआ खिलाफत मूवमेंट में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, और दोनों एक साथ होकर देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट। ओके।